नमस्कार, सिटी विजन में आपका स्वागत है। सोना हर किसी के आकर्षण का केंद्र होता है, तो सोने का कारोबार करने वाले कितने हुनरमंद और उम्दा ख्याल के होंगे, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे ही विशिष्ट मेहमान प्रवीण कुमार जी आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। हैदराबाद में प्रवीण जी का सोने का कारोबार यानी आभूषण का कारोबार 1956 से ही चल रहा है। ये पारिवारिक कारोबार है और प्रवीण जी ने बड़ी संख्या में एंटरप्रेन्योर्स को इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत उम्दा जानकारी दी, जिसकी वजह से आज भी वो और उनका परिवार फल फूल रहा है। तो सीधे रूबरू होते हैं प्रवीण कुमार जी से। प्रवीण जी, सिटी विजन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। प्रवीण जी, आपका जो एक्सपर्टीज़ है, एक तो आप बड़े जाने माने कारोबारी हैं, आभूषण कारोबारी, सोना कारोबारी, और दूसरा ट्रेनिंग अपने एक एक्सपर्ट के तौर पर आपने बड़ी संख्या में एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया है। तो आपकी पहचान कैसे कराई जाए, एज ए ट्रेनर, एज ए व्यवसायी? विजय जी, व्यवसाय के हिसाब से ही, ज्वेलर के हिसाब से ही मेरा पहला परिचय है जी। लेकिन सोने का काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सोना लोगों के जीवन में भी बांटूं, और जो तरीके से एक मार्केट में परिवर्तन आने लगा उसके हिसाब से एक मेरा रुझान था कि ट्रेनिंग की तरफ मेरा आकर्षण बहुत था। तो एज ए ज्वेलर ही मेरा इंट्रोडक्शन रहेगा, लेकिन ज्वेलर के साथ साथ आपको कोई भी ट्रेनर आज इंडिया में नहीं मिलेगा कि एक ज्वेलरी वाला जाकर दूसरे ज्वेलर को ट्रेन कर रहा है कि उसका कारोबार बढ़े। तो इससे बड़ी मुझे खुशी मिलती है कि ये दोनों को मिला के मेरा एक मिश्रण बनता है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता है खतरा कि आगे आने वाले समय में आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ेंगे मार्केट में, अगर आपने अपने से बेहतर ज्वेलर को तैयार कर लिया तो? हाँ, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है जो मेरे घर में, परिवार में उठा था। लेकिन मेरे हिसाब से हर किसी के लिए ऊपर वाले ने जो है कुछ ना कुछ मार्केट दिया है। एंड जब मैं सिखाने जाता हूँ, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं भी बहुत सीख के आता हूँ वहाँ से। तो मेरे हिसाब से कि कहीं सिखाने से हमारे पास कोई कमी नहीं होती है, उल्टा मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मुझे जो लग रहा है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही सराहनीय चीज़ है प्रवीण जी कि आपने बड़ी संख्या में जो नए कारोबार में आने के इच्छुक लोग हैं उनको ट्रेन किया, उनको बारीकियां बताई कि कैसे क्या होता है। हर कारोबार में, हर व्यवसाय में बहुत चेंजेस आ रहे हैं हाल के दिनों में, बीते एक दो दशक में। जो ज्वेलरी का कारोबार है, इसमें कितना परिवर्तन देखने को मिला वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ? बहुत परिवर्तन आया है सर। जैसे अगर हम देखते हैं तो पहले ये एक केवल परिवार का बिजनेस माना जाता था, कि जहाँ पर मुझे याद है मेरे दादाजी तो साइकिल पर 3-4 नेकलेस लेकर लोगों के घर जाते थे। वहाँ से ये व्यवसाय चालू हुआ एंड धीरे धीरे वो घर पे जाने के बाद से दुकानें लगने लगी। एंड ऐसे होता था कि पूरे बाज़ार में 4 से 5 दुकानें होती थी। तो बिज़नेस बहुत ही 4-5 दुकानों में जुड़ा हुआ था। उसके बाद दुकानें बढ़ने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, और अब कॉरपोरेट्स आ चुके हैं। लाइक बाज़ार में हम लोग देखते हैं कि टाटा है, रिलायंस है, मलाबार है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स भी आ गए हैं। तो बाज़ार एक बहुत ही बड़े स्वरूप में इसका बहुत चेंज आया है, जहाँ पर एंटरप्रेन्योर एक कैटेगरी बन चुका है और एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाला बड़ा व्यापारी, जिनको हम कॉरपोरेट्स कहते हैं, उनका भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा मिश्रण हुआ है। तो बाज़ार में ग्रोथ बहुत आई है एंड टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत परिवर्तन आया है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ने लगी तो कारीगर लोग कितना बनाएंगे सामान। तो कैड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ पर, जहाँ आजकल डिज़ाइनिंग भी कैड पर होती है। तो उसमें डिज़ाइन कितना हुए और वज़न कितना आए, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी चेंजेस टेक्नोलॉजी ने भी इसमें हेल्प की है। शादी ब्याह में अक्सर एक बातें सुनी जाती हैं कि दादी के ज़माने का सोना है, जो आभूषण है, उसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग होता था, और आज के ज़माने का जो नई बच्चियां जो पसंद करती हैं वो डिज़ाइन बिल्कुल अलग होता है। तो डिज़ाइन को लेकर कितना काम हो रहा है, कितना होना चाहिए? सर, इसमें बहुत ही अच्छी बात यह है कि बाज़ार में दोनों का संतुलन चल रहा है। कि कहीं हम देखते हैं कि आज ये यंगस्टर्स जो पहले सोने को ना बोलते थे, या बीच में ऐसे हुआ था कि उनका रुझान दूसरी तरफ गया था, वो लोग आज ब्राइडल वेयर में, जो कि शादी ब्याह होता है, वो चाहते हैं कि मैं भी। मेरे ख्याल से मूवीज़ ने बहुत इम्पैक्ट किया है। जैसे जोधा अकबर आई तो उसके बाद बहुत परिवर्तन आया, महानटी पिक्चर आई उसके बाद बहुत परिवर्तन आया। तो एक दुल्हन तो वही श्रृंगार में बड़ी सुंदर दिखती है, उसके साथ साथ मिश्रण लाइट वेट ज्वेलरी का हुआ, जो डेली वेयर में होता है, या चलते एक छोटी मोटी चीज़ खरीद लिए। तो दोनों का एक बाज़ार बड़े ही अच्छे संतुलन में बढ़ रहा है इंडिया में।
जी। तो ये बड़ा परिवर्तन और है। एक बहुत अहम सवाल कि सोना लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है बहुत प्राचीन समय से ही, इतिहास में या जी, पौराणिक काल में भी जी, देखने को मिला है। आज भी आकर्षण का केंद्र है और लोग इसको एक संपदा के तौर पर देखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जी। कितना फायदेमंद है सोना में इन्वेस्ट करना? सर ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप सालों साल देखते जाइए, लोगों को सोना 3,000 में बड़ा महंगा लगता था, फिर सोना 4,000 में महंगा लगने लगा, फिर हम व्यापारियों को भी सोना 5 साढ़े 5,000 में महंगा लगने लगा, लेकिन आज 6,300 का भाव चल रहा है एंड लोग फिर भी सोना खरीद रहे हैं। तो सोने का अगर आप देखते हैं तो सोना एक बहुत अच्छे दोस्त के रूप में है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। जी, जैसे मैंने कुछ कविता लिखी थी, उसमें ये भी बात थी कि सोना हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए। इंग्लिश में वो पॉइंट्स थे कि इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर एवरीवन जी, एंड बेस्ट फ्रेंड इन नीड। जैसे अगर ज़रूरत पड़ती है तो सोने से अच्छा कोई दोस्त संसार में नहीं है कि आपको 1 घंटे में क्या 1 मिनट में पैसा मिल जाएगा। जी, सेकंड, सोना छोटी छोटी सेविंग्स में भी कर सकते हो आप। 1 ग्राम सोना 6,000 का इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज कोई भी दूसरा इन्वेस्टमेंट आप करने जाओ तो 5-6 हज़ार का इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। जी, तो हर किसी को मैं ये एडवाइस करूँगा कि थोड़ा थोड़ा सोना, भले ही वो 1 ग्राम हो, आप हर साल अगर खरीदेंगे तो वो आपकी बुढ़ापे की बड़ी लाठी बन जाएगी, करोड़पति बन जाएंगे अगर आप हर महीना 1 ग्राम सोना भी अगर खरीदते हो। सेकंड, सोने में कोई नुकसान नहीं है ज़्यादा। जैसे दूसरी कोई भी खर्चा देखते हैं हम अगर सोने को छोड़कर, तो उसमें काफ़ी खर्चे के स्वरूप में आता है, जबकि सोने में 15-20% जो भी मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है या व्यापार का जो मुनाफा है, वो जाने के बाद ग्राहक के हाथ में 80% तो कंपल्सरीली हाथ में आता है। तो आप सोने को एंजॉय भी कर सकते हो और उसके अलावा उसका वापस से आपको रिटर्न भी मिलता है। तो इससे बढ़िया चीज़ मेरे हिसाब से संसार में कोई नहीं है कि आप उसको एंजॉय भी करो और उसका वापस से आपको रिटर्न मिले। एक और जो पिछला सवाल था मेरा कि दादी नानी के ज़माने का जो सोना है, आभूषण है, तो यंगस्टर्स क्या करते हैं? उसको तुड़वा करके जी। अलग दूसरे डिज़ाइन के हिसाब से बनवाते हैं। उनको क्या सलाह देंगे? इस तरह जो परिवारों में हो रहा है, जो पुराने ज्वेलरी डिज़ाइन्स हैं, जी, उसको जी, लेकर के जी, क्या कहें? जी। ये तो परिवर्तन आ रहा है सर, क्योंकि क्या होता है, एक पुरानी सेइंग है, ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड। जी, तो जो ट्रेंड चल रही है, हर किसी को वही टाइप की चीज़ चाहिए। तो अब इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे हमारे मेरे भी दादा और दादी या मेरे माँ भी यही बताती थी कि सोना नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि इसमें नुकसान होगा। तो 2 बातें हैं, या तो आप नया खरीद लो, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो ज़रूर सोने को वैसे ही रखना चाहिए और तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है और आप कहीं से पैसा ला के नई ज्वेलरी खरीदते हो तो वो ना करें, भले ही आप तोड़ के नया मॉडल बना लें। तो नेचुरल है कि जो ट्रेंड है, ट्रेंड आज यंगस्टर जो चाहते हैं, माँ को भी वही सुनना पड़ेगा, दादी को भी वही सुनना पड़ेगा, क्योंकि खर्च करने के बाद अगर बच्चों के चेहरे पे मुस्कान नहीं आई जी, तो वो खर्च करना ही व्यर्थ है। तो परिवर्तन ज़रूर हो रहा है, लोग बदल रहे हैं डिज़ाइन रोज़। डायमंड का चलन बहुत बढ़ चुका है अभी यंगस्टर्स में, तो काफ़ी चेंजेस तो आ रहे हैं डिज़ाइनिंग में। प्रवीण जी, आपकी बड़ी इज्जत है कॉरपोरेट घरानों में और दूसरी चीज़ है कि हर जो व्यवसाय है उसमें कॉरपोरेटाइजेशन हो रहा है, उसमें ज्वेलरी बिजनेस में भी हो रहा है। आपने अपने दादाजी का जिक्र किया कि उस ज़माने में कुछ अलग तरीका होता था व्यवसाय करने का। ये लोगों के लिए जानना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आपने भी बचपन में घर में जी, अपने पिताजी जी, से, जी, दादाजी से सुना होगा किस जी। तरह से वो लोग व्यवसाय करते थे। सर बहुत उनका बढ़िया नाम बात है लेकर सर। के भी आप हाँ, बताएँ हाँ, ताकि। मेरे दादाजी श्री प्रहलाद राय जी गुप्ता, तो 1956 में उन्होंने ये दुकान चालू की जी, और वो बताते थे कि वो साइकिल पर जी, जाते थे ग्राहक के घर और 3-4 नेकलेस ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास होते थे और वो रख के जो है तश्तरी में कपड़ा ढक के वो ले जाके दिखाते थे और जब दिखाने के बाद पसंद आ जाता था जी, तो वो बताते थे, लोग हमको पैसे के साथ साथ टिप भी देते थे, खुशी से एक आना एक्स्ट्रा दिया। तो आज मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंतज़ार करता हूँ कि कोई ऐसा दिन आएगा जहाँ आज का ग्राहक भी हमको पैसे के साथ साथ कुछ रिवॉर्ड या टिप देगा अच्छी चीज़ के लिए। तो वो था और गद्दियों का सिस्टम होता था। उसके बाद उनकी दुकान लगी जहाँ नीचे गद्दी पर बैठकर काम होता था, जी, तो ग्राहक आते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि सर भरोसा बहुत था, भरोसा बहुत था। एक परिवार का बहुत ही बड़ा अंश माना जाता था एक ज्वेलर, यानी हर शादी में बिल्कुल, जाना एक खुशियों के माहौल में। तो मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनना चाहता था, लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे यहाँ पर खींचा
तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई मुझे क्यों ज्वेलरी का बिज़नेस करना चाहिए, ऐसी क्या खास बात है। तो उन्होंने पहली चीज़ बताई कि ये बिज़नेस में आप सब के अच्छे मोमेंट्स में जुड़े हुए हो। बिल्कुल। किसी के पास शादी ब्याह होती है तो वो ज्वेलर को बुलाता है, जी। किसी के पास कोई लड़का होता है, लड़की होती है तो वो ज्वेलर को बुलाता है। तो कहीं ना कहीं ज्वेलर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट्स में एक लेडीज़ के लाइफ में होता है सर। जी। तो उन्होंने ये बताया। सेकंड बताया कि इमोशन, एक लेडी बहुत इमोशनल होती है सर। तो अगर आप किसी के इमोशंस को प्यार से जीत लोगे तो फिर आपकी दुकान में कभी बिजनेस की कमी नहीं होगी कि आप सेवा भाव लाओ। उनका यही था कि अगर आप मजदूरी करते हो तो आप मजदूर बन के रह जाओगे, यानी मज़े से दूर हो जाओगे। तो वो कहते थे कि आप मन से एक सेवा भाव से काम जब करते हो। तो आई थिंक ये एक बहुत परिवर्तन आया है कि पहले एक ज्वेलर दिल से जुड़ा होता था जी। और अब एक ट्रेडिंग टाइप हो चुका है कि भाई मैंने 100 में लिया और 110 में दिया। पर दादाजी के समय पे वो नहीं था। वो घर को बुलाते थे, बोलते थे हमें डिज़ाइनिंग ऐसी चाहिए, तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग होती थी। कारीगर के पास बैठ के सामान बनाया जाता था। तो आज ये एक बड़ा परिवर्तन आया है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज हम लोग भी कस्टमाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं कि एक ग्राहक हमारे पास जो आते हैं वो इस टाइप के ग्राहक बहुत होते हैं जिनको एक शादी के लिए या जो भी उनकी एक डिमांड होती है उसके हिसाब से हम बनाते हैं, ना कि हमारे पास जो है वही हम देना चाहिए। तो आई थिंक ये हमारे दादाजी की बात जो है बड़ी दिल के करीब है कि हम दिलों से जुड़े हुए हैं, ना जी। कि माल से सिर्फ। बिल्कुल। हाँ सर। प्रवीण जी, आपने बातचीत में एक विश्वसनीयता वर्ड का इस्तेमाल जी। किया। जाहिर तौर पर आपकी व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ी जी। पहचान है इस कारोबार में। जो जी। ग्राहक हैं कई बार उनको डर लगा रहता है कि हम ठगे न जाएं। जी। उनको क्या सलाह आप देंगे? किस तरह की का प्रिकॉशन वो बरतें अगर वो सोना खरीदने जा रहे हैं तो? हाँ, देखिए इसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है बाज़ार में। जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की जी। कि कैसे परिवर्तन आया है। पहले जो होता था, सुनार के पास सामान बनता था और गलाने के बाद ही उसकी प्योरिटी मालूम पड़ती थी। तो कहीं उसमें 5% खेट ज़्यादा होता था, कहीं 10% भी ज़्यादा जी। होता था। लेकिन आज जो है हॉलमार्किंग आ चुकी है और हॉलमार्किंग बहुत ही अच्छा चेंज है, जहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि अच्छा सोना एक ग्राहक को पहुँचे। जी। तो हर सोना जो हॉलमार्क होता है, या टेस्टिंग मशीन्स भी आ चुकी हैं आजकल। अच्छे ज्वेलर, जैसे हमारी दुकान में भी गोल्ड टेस्टिंग मशीन है। तो आप खुद आपका सोना रख कर देख सकते हो कि उसकी प्योरिटी क्या है। हमारा सोना भी आप रख कर देख सकते हो कि आपकी प्योरिटी क्या है। तो आई थिंक ये जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इससे ग्राहक को ये भय कम हो चुका है कि भाई आपके पास विश्वसनीयता की कोई एक क्वेश्चन काफ़ी कम है कि चेक पॉइंट्स है, हॉलमार्किंग है, मशीनरी है। तो ये मेरे ख्याल से ग्राहकों को काफ़ी एक अच्छा परिवर्तन है, अच्छा सोना आने में। रही बात दाम की, हर किसी का दाम बेचने का अलग-अलग है, जो डिज़ाइनिंग के हिसाब से बदलता है और उसके अंदर कितनी कलाकारी है उसके हिसाब से बढ़ता है। तो ये बहुत ही उम्दा चीज़ है, लेकिन विश्वसनीयता तो बढ़ चुकी है सर। मेरे हिसाब से हर ज्वेलर, यही एक ऐसा बिज़नेस है दुनिया का जहाँ दादा बेचता है और पोतरा उसकी ज़िम्मेदारी देता है सर। जी। बाकी कहीं आप नहीं देखोगे कि 4 पीढ़ी के बाद भी ग्राहक आके कहता है कि मैंने आपके दुकान से सोना खरीदा था, एंड वो बोलता है जी माताजी बिल्कुल आप इसका जो है माल बदल लीजिए या पैसा ले लीजिए। तो ये बहुत बड़ी प्रेम जी, अब दूसरे एस्पेक्ट पर बात करते हैं। जो ट्रेनर जी। आपने एक इंस्टीट्यूट के तौर पर शुरू किया और काफ़ी लोगों को बगैर चार्ज किए आपने ट्रेन जी। किया, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से उनको रास्ता दिखाया जी। कारोबार का। जी। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। सर ये सफ़र जो है विजय जी, हर किसी बिजनेसमैन के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जी। तो मेरे जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। तो एक समय ऐसा था जहाँ पर बिल्कुल काम करने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं था जी। और वो समय पर मैं काफ़ी ट्रेनिंग क्लासेस को जाता था, जहाँ पर मेरी पहली ट्रेनिंग हुई एनएलपी की, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जहाँ पे मैंने सीखा कि हमारी भाषा में बहुत प्रभाव है, कि हम जो बोलते हैं, हमारी साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी, ये दो चीज़ें बहुत साथ साथ चलती है। तो वहाँ मेरा इंटरेस्ट ट्रेनिंग में बढ़ना शुरू हुआ और मेरे ट्रेनर जो शेखर अग्रवाल है, जो मेरे सबसे पहले ट्रेनर है, वो कहते थे कि अगर एक इंसान का भी मैंने जीवन मेरी ट्रेनिंग के द्वारा बदल दिया तो मैं समझूंगा कि मैं धन्य हो गया। वो मुझे बात मन में बहुत अच्छी लगी कि अगर मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ
कि सोना और हीरा बेचते बेचते लोगों को ही मैं सोना बना दूं या लोगों को ही मैं हीरा बना दूं, तो इससे बड़ा सुख संसार में नहीं है। तो ये एक मेरा दौर चालू हुआ 1994 में, जहाँ पर मैंने मेरी NLP की। उसके बाद मैंने मेरा रिटेल मैनेजमेंट डिप्लोमा किया जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से। फिर मैंने मेरी पर्सनल ब्रांडिंग डिप्लोमा की, जहाँ पर आप खुद एक ब्रांड कैसे बन सकते हो। लाइक लोग कहते हैं मुझे ब्रांड चाहिए, फ़ोन का, कार का ब्रांड चाहिए, मोबाइल का ब्रांड चाहिए। तो आजकल मैं मेरी ट्रेनिंग में प्रश्न करता हूँ कि भाई साहब, अगर आप ही खुद ब्रांड बन जाओ तो कितना मज़ा आएगा। तो वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग्स में रुझान बढ़ गया एंड आगे गाड़ी बढ़ी सर। तो इसमें क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, लोग क्या सीख सकते हैं? ट्रेनिंग्स मेरी मेजर जो फोटे है सर वो है सेल्स, क्योंकि मेरे हिसाब से सेल्स कोई भी एक रेलगाड़ी की इंजन है, और अगर ये इंजन सही चलती है ना तो हर डब्बा, हर डिपार्टमेंट सही चलेगा। तो मेरा एक मानना है कि जहाँ पर सेल्स है, ये बहता हुआ पानी है, जितना बहेगा उतनी शुद्धता रहेगी। तो सेल्स में मैं ट्रेनिंग देता हूँ, जहाँ पर मैंने रियलाइज़ किया है कि सिर्फ माल नहीं बिकता है, माल के पीछे ठहरा हुआ आदमी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों का, हमारे रिलीजन का प्रभाव भी मेरी ट्रेनिंग में आता है, जहाँ मैं मेरे दादाजी को बार बार पिक्चर में लाता हूँ कि मैंने उनसे पूछा था कि मैं बिज़नेस कैसे करूँ। ये बड़ी बढ़िया बात है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। और ये मैं मेरी हर ट्रेनिंग में भी यूज़ करता हूँ। तो मैंने पूछा था कि दादाजी मैं ट्रेनिंग कैसे करूँ, और मैं लोगों को जब सामान बेचता हूँ तो बिजनेसमैन अच्छा कैसे बनूँ। तो उन्होंने बोला किसान की तरह। मैं सोचने लगा किसान की तरह सोने का बिजनेस। तो बोले हाँ, पहली चीज़ आप जो बीज डालोगे वही फसल आएगी। तो आज लोग सोचते हैं कि ये सबने सुना है कि जो बीज डालोगे वो फसल आएगी, लेकिन मैं हर किसी से ट्रेनिंग में पूछता हूँ कि ग्राहक जब अंदर आती है तो आपकी सोच आपका सबसे पहला बीज है। आप ये बीज डालते हो क्या कि ये ग्राहक मेरे पास पक्का लेगा, उसमें लक्ष्मी का स्वरूप दिखता है क्या, तब आपका कार्य करने का तरीका ही बदल जाता है। तो बीज आप हर मिनट क्या डालते हो, ईमानदारी का बीज डाल रहे हो, सेवा का बीज डाल रहे हो। तो पहला ज्ञान उन्होंने दिया कि जो बीज आप डालोगे वही फसल आएगी। दूसरा उन्होंने बताया कि बीज डालते ही हमें फसल नहीं आती है, हमको लाजमी बात है ठहरना पड़ता है। देयर इज़ ए जेस्टेशन पीरियड। तो आज जो है इंस्टेंट एज आ गया है। आज के जो यंगस्टर्स है वो चाहते हैं कि इमीडिएट रिजल्ट है, कि भाई 2 मिनट में पिज़्ज़ा रेडी हुआ, 2 मिनट में मैगी रेडी हुआ, तो 2 मिनट में मुनाफा भी रेडी हो जाए। तो ऐसे तो नहीं होगा। उन्होंने बताया कि आपको बीज डालते रहना है, डालते रहना है, और फसल अपने आप आएगी। एंड बड़ी फसल अगर चाहते हो, आम का झाड़, उन्होंने पूछा मुझे कि भाई आम की फसल कितने साल में आती है, तो 4-5 साल तो लगते हैं विजय जी। जी बिल्कुल। तो बोले अगर आपको बड़ा मुनाफा चाहिए, बड़ा ग्राहक चाहिए, बड़ा बिजनेस चाहिए, तो समय लगेगा, ठहरना सीखो। तो ये मेरा सेकंड मैसेज हर किसी को जाता है बिज़नेस में कि आप ठहरना सीखो। तो मैं हर बिजनेसमैन को ट्रेनिंग में बताता हूँ। एंड तीसरा, वो बोलते थे कि जब हम बीज डालते हैं तो ऊपर वाला इतना मेहरबान है कि बीज के बदले कभी वापस बीज उसने नहीं दिया, उसने फसल दी। तो कभी कभी हम उत्सुक हो जाते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो बोलते हैं आप चिंता मत करो, वो ऊपर वाला फसल आपको ज़रूर देगा, वो बीज वापस कभी नहीं देगा। तो बीज डालना मत भूलो। एंड लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो मुझे बताए, आज मैं जब जब बोलता हूँ मेरा खून बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। एंड मेरा ये मानना है आप सबका भी हौसला बढ़ेगा ये सुनकर कि बीज डालना हमारे हाथ में है, फसल कभी हमारे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप बस बीज डालते जाओ, डालते जाओ। बिल्कुल। सो मैं हर जगह जब ट्रेनिंग करता हूँ तो स्टार्टिंग मेरा यही होता है कि आप लोग ईमानदारी से अपना काम कीजिए, बीज डालते जाइए, यानी एक्शंस में कोई कमी ना हो हमारे, हमारे कोई भी तरीके से हम इसमें पीछे ना हटें। एंड देन मैं वर्क करता हूँ सेल्स टीम पे, जहाँ पर रैपो बिल्डिंग, कि ग्राहक आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बात, आपकी ईमानदारी जब आंखों से छलकती है तो वो उस सामान में मिल के जाती है। तो मैं उन पे वर्क करता हूँ कि उनका रुझान कैसा हो, मुस्कुराहट कैसी हो। कि देयर इज़ ए लाइन कि ए स्माइल कैन सेट मैनी थिंग्स स्ट्रेट, कि आप सबसे पहले मुस्कुराते हो तो पूरी ऑरा बदल जाती है।
फिर आप किस तरीके से ड्रेसअप करते हो, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आपके किस तरीके से है। तो पहले मैं एक्सटीरियर पे पूरा वर्क करता हूँ उनके, उसके बाद मैं इंटीरियर पे जो कि है एटीट्यूड है ग्राहक से, और आपका एक्शन है, और आपका एटमॉस्फेयर कैसे है। तो ये सब चीज़ें मेरे ट्रेनिंग में बड़ी जुड़ के आती है, जो बिल्कुल जो न सिर्फ कारोबार में काम आता है बल्कि जीवन पद्धति में भी आदमी का जीवन सुधर सकता है, जो आप बताते हैं। बिल्कुल सर। मैं जहाँ जहाँ भी ट्रेनिंग होती है, लोग मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं सर मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं घर जाता हूँ तो मेरे घर में भी इस ट्रेनिंग का इम्पैक्ट आया। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब मैं ये सुनता हूँ कि लोगों के जीवन में एक बदलाव आ रहा है। कंपनीज कॉल करते हैं कि सर हमारा सेल 30% बढ़ गया है, और हमारे स्टाफ का एटीट्यूड बदल गया है। तो ये सुनकर बड़ी खुशी होती है कि हमने कुछ उनकी लाइफ में इम्पैक्ट किया है। तो आप स्पिरिचुअली काफ़ी इंक्लाइंड हैं, तो बिजनेस में जो माहौल है प्रेशर का या भाग दौड़ या फिर प्रॉफिट गेन करने का, वहाँ पर ये स्पिरिचुअलिटी किस हद तक कितना काम आती है, कितना लोग इससे सुकून पाते हैं, खासकर वर्क प्लेस पर? सर बहुत आती है सर। ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है विजय जी कि स्पिरिचुअलिटी का इससे क्या संबंध है। जैसे मैंने रामोजी फिल्म सिटी में एक पूरे दिन का सेमिनार किया था, तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया मुझे जब मैंने स्टार्ट किया स्पिरिचुअल सेशन से कि वी आर इन ए मार्केटिंग सेशन, तो इससे स्पिरिचुअलिटी का क्या संबंध है। तो जो एक ऑरा क्रिएट होता है वेव्स, वो वेव्स इतने पावरफुल है। जैसे मैंने उनके पास में यही प्रश्न किया कि आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है, ग्राहक लेने वाला आया आपके पास, आप बेचने वाले भी बहुत बढ़िया हो, फिर क्या हर ग्राहक के साथ आपका काम हुआ? उनका आंसर था नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एनर्जी का मिसमैच है जो इस स्पिरिचुअलिटी के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमारी दुकान में भी आज एक सामूहिक आरती होती है रोज़ सवेरे 11 बजे। कोई इससे धर्म क्षेत्र की बात नहीं है, मैं कहता हूँ कि आप जिस भी धर्म के हो, कहीं ना कहीं मालिक तो हर एक का एक ही है। बिल्कुल। तो उस मालिक को जब हम आवाज़ लगाते हैं तो वो हमको ताकत देता है, क्योंकि इस बाज़ार में ईमानदार रहना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड आई थिंक इसकी जो सबसे बड़ी एक छड़ी है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी है, जो हमें दिखाती है कि हमें उत्तर ऊपर देना है, ना कि हमारे ग्राहक को। तो वो हमें ताकत देती है सर। एंड ऑनेस्टी सबसे बड़ी ताकत है मेरे हिसाब से जो हमें स्पिरिचुअल ऑरा के थ्रू मिलती है। सेकंड मैं बताता हूँ वाच शक्ति, जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि वाच शक्ति में इतना प्रभाव है। लोग मुझे कहते हैं कि भाई साहब बाज़ार ठंडा है, तो मैं कहता हूँ भाई आपकी वाच शक्ति सही करो, कहीं ठाकुर जी ऊपर से तथास्तु ना कह दें कि आप जो बोलते हो आपकी उसी तरीके से दुनिया का निर्माण होता है। सो योर वर्ड्स विल क्रिएट योर वर्ल्ड। तो मैं हर कोई मेरे क्लाइंट जो होते हैं उनके पास में इस पे बहुत वर्क करता हूँ कि आप अपनी वाच शक्ति को बदलें। और तीसरा जो हमें दिखता है कि एनर्जी, हर किसी के अंदर एक एनर्जी है। जैसे जब हम थोड़ी और डेप्थ में जाते हैं, आपने जब स्पिरिचुअलिटी की बात छेड़ी है, तो हम जब गॉड का डेफिनेशन लेते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, कि वही निर्माण करता है, वही चलाता है और वही मिटाता है। जब ये तीनों चीज़ हमें समझ में आती है कि वो करने वाला तो कोई और है, तो हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, एकदम हल्के। फिर काम करने का मज़ा आता है, डर नहीं होता है, ना खोने का डर ना पाने का। तब आप सेवा भाव में उतरते हो। तो आई थिंक जो भी आदमी थोड़ी इस स्पिरिचुअल टच को करेगा वो ज़रूर जो है एंजॉय भी करेगा अपने काम को और प्रगति भी करेगा सर। बिल्कुल प्रवीण जी, जो आपने बताया, अगर वाकई अगर उसका 30% भी लोग आत्मसात कर लें तो वो सक्सेसफुल बिजनेस बनने से चूकेंगे नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो लेमैन है, जिनको इस बिजनेस, इस सेक्टर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, वो अगर एंट्री लेना चाहें कि हम आभूषण कारोबार में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल सामान्य भाषा में क्या सलाह देंगे आप? सर सामान्य भाषा में तो ये सलाह है कि आपकी अंदर क्या ऊर्जा है। आपके लिए एक बड़ा फेवर था, चूंकि आप दादाजी आपके मार्गदर्शन मिला उनका, चूंकि और अगर कोई किसान का बेटा हो, कोई टीचर का बेटा हो, वो ज्वेलरी कारोबार में शिफ्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? सर
उनका रुझान बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर उनका रुझान इस बिज़नेस में आने का है, तो इस बिज़नेस की एक अच्छाई ज़रूर ये है कि इसमें आपका कैपिटल डिप्रिशिएट नहीं होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप आज 6,000 पे आप अपना बिज़नेस चालू करोगे, तो हो सकता है कि 5-6 साल बाद सोना 8,000 होवे। तो ये एक चीज़ है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो शायद एक नए आदमी को इस बिज़नेस में आने के लिए प्रोत्साहन दे। सेकेंडली, अगर किसी को ये लगता है कि मैं किसी की खुशियों के साथ जुड़ा हूँ, तो इससे अच्छा बिज़नेस भी उनके लिए नहीं है कि वो काफ़ी अच्छे मोमेंट्स में जुड़ते हैं। हाँ, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस हो चुका है ये, कि यहाँ पर काफ़ी आपकी कैपिटल लगता है और काफ़ी जो है इसमें टेक्निकल चीज़ें भी जुड़ चुकी है और एक ब्रांड जो है बिकता है। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी आदमी की अगर अंदर से जोश है, जैसे मुझे याद है एक बॉक्सिंग मैच, मोहम्मद अली का बॉक्सिंग मैच था, जहाँ पर मोहम्मद अली जी जो है नीचे गिर चुके थे, एकदम खून बह रहा था उनसे, तो ऐसी पोजीशन थी और उन्होंने मैच जीत लिया। तो उनके जो इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आपको क्या लगा, आपका स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट था या आपका विल ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? तो उन्होंने बोला भाई दोनों भी इम्पोर्टेंट है। तो बोले नहीं, कौन सा ज़्यादा था? तो उन्होंने बताया कि जब मेरे स्किल्स तो पूरे ज़मीन पर पड़े थे, मेरे मुंह से खून आ रहा था, तब मेरा जो विल था, अंदर की आत्मा की जो शक्ति थी, उसने कहा कि मुझे एक प्रहार और लगाओ और तुम ये चैम्पियनशिप जीत जाओगे। तो मेरे हिसाब से अगर किसी के अंदर की ताकत, विल इम्पोर्टेंट है, तो स्किल अपने आप कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, लोगों को एम्प्लॉय कर लोगे आप, काम भी बढ़ा लोगे आप। तो अंदर का जुनून कितना है उसमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर। प्रवीण जी, एक चीज़ और है कि इस व्यवसाय में, इस कारोबार में कौन कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज जो प्रोमिनेंट है, या फिर नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर और भी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं लोगों का मार्गदर्शन, गाइडेंस या एक्सपर्ट एनालिसिस के हिसाब से, या R&D, या जो भी आप कह लीजिए, किन एजेंसियों से लोग लाभान्वित हो सकते हैं? सर सबसे बड़ा तो एक जो हमारी अम्ब्रेला है, जो मैं बोलूँगा कि मदर ऑफ ऑल एसोसिएशंस है, वो है GJC, तो जेम ज्वेलरी काउंसिल या GJF भी है। और उसके बाद में है जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, GJEPC। ये दो बहुत बड़ी संस्थाएं हैं जो ऑल ओवर इंडिया लेवल या इंटरनेशनल लेवल हर ज्वेलर को मार्गदर्शन देती हैं। इनकी वेबसाइट्स है जहां पर आप सीख सकते हो, प्रमोशंस करते हैं ये लोग, काफ़ी एग्जीबिशंस करते हैं। तो ये दो बहुत ही बड़ी ऑल इंडिया संस्थाएं हैं जो काफ़ी ज्वेलर्स को मदद दे रही है। बाकी लोकल लेवल्स पे हर स्टेट में अपनी अपनी संस्थाएं हैं, अपनी अपनी एसोसिएशंस है जो काफ़ी हेल्प कर रही है ज्वेलर्स को कि काम आगे कैसे करें। तो इस तरीके से नेशनल लेवल पे ये दो है और बाकी स्टेट लेवल पे काफ़ी चीज़ें हैं। और इस पूरी बातचीत में कोई ऐसी बात आपको लगे कि ये छूट रही है, ये बताना चाहिए, ज़रूरी है लोगों को जानने के लिहाज से? सर मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है जो जाननी चाहिए, मार्केटिंग। जी। बिज़नेस ग्रो करने के लिए मार्केटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आजकल जो ऑनलाइन चैनल्स है, भले इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या ऐसे प्लेटफॉर्म हो, मार्केटिंग बहुत ही तगड़ा प्लेटफॉर्म है। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी रीच बढ़ाएं, आपका डेटा बैंक बढ़ाएं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो करेगा वो बहुत आगे बढ़ेगा सर। इसमें जो SMM जिसको बोलते हैं, उसका कितना रोल है, सोशल मीडिया मार्केटिंग? बहुत ज़्यादा है सर आज की तारीख में, क्योंकि एक रीच मार्केट सेगमेंट हो रहा है, जहाँ का ग्राहक वहाँ रुक रहा है, तो आप उनके पास कैसे पहुँचोगे? तो इस माध्यम के द्वारा आप सबके दिलों में पहुँच सकते हो। दिल में पहुँचोगे तो ज़रूर वो दुकान में पहुँचोगे और आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो प्रवीण जी ने कई खास बातें बताई, खासकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, खासकर ज्वेलरी व्यवसाय में। तमाम तरह के बदलावों के बावजूद सहयोग इनके तरफ से भी है, सहयोग तमाम जो एजेंसीज़ हैं उनके तरफ से भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिसके बिना आप इस कारोबार में शामिल नहीं हो सकते, इस कारोबार को शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वसनीयता ये एक बहुत बड़ी पहचान है ज्वेलरी कारोबार में। तो प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। नमस्कार।